हाँ तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। किसकी तरफ बेटा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? अब इसकी तरफ बढ़ते हैं कि क्या है ये और इसके बारे में जानेंगे कि क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है ना? तो क्या है बेटा, जो भी क्या कहते हैं न्यूटन्स के लॉस के ऊपर जो भी हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आप फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है ना, वो क्लासिकल है पूरी, ठीक है ना, वो क्लासिकल फिजिक्स है जो न्यूटन ने बताई। लेकिन जो आइंस्टीन ने बताई या उसके बाद जो उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट आया उसको हम क्वांटम या फिर मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं, मॉडर्न साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? और जितने भी क्या कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स में बातें कही गई वो सब किसके लिए कही गई बेटा? वो सारी बातें किसके लिए कही गई बेटा? माइक्रोस्कोपिक। किसके लिए बेटा? देखते हैं, वो कही गई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना? किसके लिए कही गई बेटा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कहा गया, ठीक है ना? उसमें माइक्रोस्कोपिक के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, ठीक है ना? मतलब आपके जैसे स्टोन्स हो गया, बड़े प्लैनेट्स हो गए, ठीक है ना, अर्थ हो गई आपकी, या जो भी आप चीज़ नेगेडाई से देखते हो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आता है, ठीक है ना? और इनका बिहेवियर कैसा होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल का? होता है पार्टिकल्स की तरह। कैसा बिहेवियर होता है बेटा? पार्टिकल्स की तरह, ठीक है ना? तो इनका बिहेवियर था पार्टिकल लाइक बिहेवियर, ठीक है ना, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो जो भी ब्रांच जो होती है जो ड्यूअल बिहेवियर को बताती है, ड्यूअल बिहेवियर के बारे में पढ़ाती है, जहाँ पर स्टडी ऑफ ड्यूअल बिहेवियर होता है उसको कहते हैं बेटा क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स लिखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल लिखते हैं, पहले लाइन आप ये लिखो, आप लिखो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना? ये एक थ्योरेटिकल साइंस है जो कि किसके लिए बेटा? मोशन ऑफ, इट्स अ थ्योरेटिकल साइंस विच स्टडीज द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक किसके बेटा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, जो कि हमने क्या कहते हैं ऑब्जर्व किया कि जिनका ड्यूअल नेचर है, ठीक है ना, पार्टिकल लाइक भी है और वेव लाइक बिहेवियर भी है, ठीक है ना? तो ये बातें थी जो हमने आपको डिफरेंस बताया, अभी जो हमने पहले पढ़ा था और अभी पढ़ा था। तो हम लोग जब माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो वहाँ से पार्टिकल नेचर शो होता है, वेव नेचर शो नहीं होता है, ठीक है ना? वहाँ से पार्टिकल नेचर शो होता है, ठीक है ना? तो ये जो इक्वेशन है, ये इसकी जो इक्वेशन है जिसकी वजह से हमें पार्टिकल की एनर्जी या पार्टिकल की पोजीशन के बारे में जो पता चलेगा, उसको उस इक्वेशन को हम क्या किस नाम से बुलाते हैं? वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है बेटा? श्रोडिंगर इक्वेशन। जो भी इक्वेशन हमें ये बताती है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या है, एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में जो भी बात बताएंगे तो किससे पता चलेगी बेटा? श्रोडिंगर इक्वेशन से पता चलेगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि हमें इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ समझनी है जो आपको पता होनी चाहिए थी। देखो बेटा, जब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते थे, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने लिखा होगा x + 2y = 6, ऐसे लिखते थे आप ना, ऐसे लिखते थे आप। अगर मैं इसको y और x को अलग अलग जगह पर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x = 2y + 6, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना? या फिर कोई एक और ले लेते हैं जिसमें y सिंगल हो ताकि समझने में ईजी हो, ठीक है ना? तो ऐसे समझते हैं। अगर मैं लिख दूँ x 2x - y = 2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना? तो y = कितना लिख सकता हूँ? y को इधर ले गया तो इधर क्या बचा? 2x + 2, ठीक है ना? 2x + 2। ये क्या है बेटा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्मेट ऑफ y = m, कोई एक नंबर है, x + c। यहाँ m क्या होता है बेटा? m इज द स्लोप, एंड c इज द इंटरसेप्ट एट y। इसका मतलब होता है
जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। y को किस जगह पर, ये लाइन ऐसे मान लो कि ये लाइन ऐसी है, ठीक है ना, ये लाइन ऐसी है, तो किस जगह पर ये 0 C पे कट कर रहा होगा, इस लाइन, ये लाइन यहाँ पे कट कर रही होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये क्या है बेटा, ये एक लाइन है, ये इस स्ट्रेट लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है ना। और ये हम बातें इससे डिस्कस करते हैं। ऐसे ही हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन में होता है एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है ना। अब क्या है ये एच और क्या है ई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एच क्या है बेटा, एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, क्या है बेटा, एक ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है, जैसे आपने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पढ़ा था, ठीक है ना, उसी तरह का एक ऑपरेटर है जो कि इस फंक्शन साई को, इस वैल्यू साई को ऑपरेट करेगा, ठीक है ना, इस वैल्यू साई को ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बेटा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या है बेटा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है ना। अब ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, हमें बताता है वैल्यूज ऑफ ई एनर्जी एंड साई, ठीक है ना। तो अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाओगे इस पर, तो इधर की जो वैल्यू आएगी उसको साई से जब डिवाइड करोगे तो आपको ई की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। और पोजीशन निकालने के लिए आपको साई स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। साई ऑफ स्क्वायर से आप क्या निकालोगे बेटा, पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन निकालोगे, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर ने एक ऐसी इक्वेशन निकाली जिससे हम क्या निकाल सकते थे बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, उसकी वजह से जो भी हो रहा है, जो भी हमारे पास एनर्जी है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन, ठीक है ना, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो ये दो बातें हम लोग इस श्रोडिंगर इक्वेशन से आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो बातें जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या देखते हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ श्रोडिंगर इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हाइड्रोजन एटम के साथ श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन ऑक्यूपाई, ठीक है ना, दैट इट कैन ऑक्यूपाई, ठीक है ना। तो इस बात में क्या इन्होंने बोला कि श्रोडिंगर इक्वेशन ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा, कौन से ऑर्बिटल में होगा, ठीक है ना, और उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, दिस इज अ वेव फंक्शन। इसको किस नाम से बुलाते हैं बेटा, साई के नाम से। क्या किस नाम से बुलाओगे बेटा, साई के नाम से बुलाओगे, ठीक है ना। तो अब जो भी होगा, जो भी आपकी क्या कहते हैं एनर्जी आएगी वो क्वांटाइज आएगी। पहली बात तो वही पैकेट्स में जो मैंने आपको बात करी थी कि एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, पहली बात तो ये, ठीक है ना। और वो जो उन्होंने वैल्यू निकाली थी h/4π, वो एकदम सही निकाली थी, mvr = h/4π ही होता है, ठीक है ना। जो उन्होंने बात कही थी वो सही गई थी, mvr 4h/π ही होता है। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इतने ही गैप में होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी एनर्जी स्टेट्स के बारे में अब जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इनकी एनर्जी स्टेट के बारे में जानने के लिए हमें तीन चीज़ों के बारे में जानना होता है, ठीक है ना। तीन टर्म्स हैं हमारे पास, एक है n, ठीक है ना, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है बेटा हमारे पास l, और तीसरा है m, ठीक है ना। ये तीनों बातें बताएंगी, ये तीनों जो आपके नंबर्स हैं ये बताएंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस जगह पर है और उसकी एनर्जी कितनी है जहाँ पे भी है वो। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ये समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है ना। एन क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है, एल का नाम आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना।
और m क्या है बेटा, आपका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक। तो 3 क्वांटम नंबर है आपके पास, m, l और m। ये तीनों मिलके आपको ये बताएंगे कि जो आपका ऑर्बिटल है या जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है उस जहाँ पर है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। ये तीनों नंबर्स आपके ये बताते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन वेव फंक्शन से अब हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजीशन, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी से क्या मतलब है। जैसे मान लो कोई मैंने एक पार्ट चूज़ कर लिया, ए एटम है, मैंने इसका एक पार्ट चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मुझे ये डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है, ये न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिटल है जहाँ पर एनर्जी है, तो उसके बीच का पार्ट है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हाँ, एकदम सही बोला आपने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 0। क्यों 0% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि वो सिर्फ इस ऑर्बिट में ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एकदम इसकी ऑर्बिट में नहीं रहता है। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चांसेस 90% है, तो हो सकता है इस जगह पर कितना हो बेटा, 60%, ठीक है ना। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रॉपर ट्रैजेक्टरी फॉलो नहीं करता है, वो थोड़ी सी रीजन को घेर के चलता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे शेडेड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी शेडिंग और इसके मैं भी आपको समझाऊंगा, जब मैं ऑर्बिटल्स पढ़ा रहूँगा तब मैं इस बारे में समझाऊंगा। लेकिन अब ये याद रखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, उस जगह के ऑर्बिटल्स के जो आपका स्ट्रक्चर है या फिर उसका ऑर्बिटल के जो शेडिंग है उसको देख के हम ये बता सकते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पर कितना आपका इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स जब मैं बनाऊंगा, बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी पहले हम लोग जो जिस सीरीज़ में उस सीरीज़ को पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उस एरिया को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। क्या बुलाते हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल को बताता है। अगर हम किसकी बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वेव फंक्शन pertaining to one electron species is called one electron system। तो हाइड्रोजन के लिए हमेशा हम क्या कहते हैं मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर क्या बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पोजीशन की, उस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एटम, ठीक है ना, फाइंडिंग एन एटम, ठीक है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी 100% है तो उसका मतलब पक्का है कि वहीं पर है एटम, ठीक है। तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो साई स्क्वायर पोजीशन इसलिए बताता है क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन एट दैट प्लेस और नॉट, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। तो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है ना, थोड़ी सी उसमें डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है ना। तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर लगाते हैं तो उस समय पे जो हमारी कैलकुलेशंस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी वहाँ पे आती है और इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। अब अप्रॉक्सीमेशन तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लो कि आपका आंसर आ रहा है 1.99999, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आप 2 बोल सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि मेरे पास 9999998 इतने रुपीज़ हैं, ठीक है ना, 1 10 100 1000 तक लाख, ठीक है ना। आपने बोला 9,99,000, इतना बोलने से आप सीधे ऐसे बोलने लगे हमारे पास 10 लाख रुपए पड़े, ठीक है ना, इतना बोल सकते हो क्योंकि 2 रुपये का फ़र्क है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं बेटा अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना, कि जब आप क्या करते हो, जो बहुत क्लोज होता है उसके बाद उसको राउंड ऑफ कर देते हो, तो इसे अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो ऐसे ही अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक है ना।
जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, और अप्रॉक्सीमेशन से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी आप काम कर सकते हैं, यानी कि जो भी हाइड्रोजन से बड़े एटम है, जैसे हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी आपके हैं, इन सब के केसेस में भी अब आप यूज़ कर सकते हो श्रोडिंगर इक्वेशन को, और ये बता सकते हो कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजीशन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम ये आगे देखेंगे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं बेटा फीचर्स। क्या बेटा, फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बेटा इसको ध्यान से लिखना, करना बेटा, जो मैं बताऊंगा वो लिखोगे, ठीक है ना, जो मैं बोलूँगा वो लिखना, ठीक है ना, ठीक है ना। पहली बात तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एक्चुअल पिक्चर बता देता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये हमें पता कैसे चला, श्रोडिंगर इक्वेशन से पता चला, पहली बात तो, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिसको अब हम लिस्ट करेंगे, ठीक है ना। पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो और एटम्स की क्या है बेटा, वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना। उनकी सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। पहली बात तो ये आपने, पहला फीचर तो ये है, ये हमेशा से ही फीचर आया है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ कुछ प्लेसेस पे ही क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्या है कि क्वांटाइज इलेक्ट्रॉन के जो हमारे पास ये बात आई है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि इसकी कैसी है बेटा, वेव लाइक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, दैट इज वेव लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो फीचर्स पहले एक्सट्रैक्ट हुए थे वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से भी मिले थे, इसलिए उनके बारे में भी डिस्कस करें। तो यानी कि इसके पास क्या है, वेव लाइक क्या कहते हैं इसका, क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस भी है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसी वजह से श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर वेव लाइक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसके बेटा, थर्ड फीचर क्या है, थर्ड फीचर आपने लिखना है कि एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एग्जैक्ट वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो क्या तीसरी क्या हमारी पाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, ठीक है ना। ये तीसरा फीचर, ठीक है ना, ये तीसरा फीचर, ठीक है ना। याद रखेंगे जो मैंने एन बताया था उसमें प्रिंसिपल जब मैंने लिखा था वहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL है, प्रिंसिपल मीन्स हेड, तो दिस इज़ द हेड नंबर, ये सबका हेड है, ठीक है ना। ये बताएगा असलियत में सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग ये करेगा। अब क्या है ये N, L और M क्या है, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। इसमें मान लो कि आपको अपनी पोजीशन बतानी है, सबसे पहले आप क्या बताओगे कि मैं कौन सी कंट्री में रहता हूँ, ठीक है ना। फिर आप ये बताओगे कि मैं कौन से स्टेट में रहता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर आप ये बताओगे कि मैं कौन से स्टेट के कौन से सिटी में रहता हूँ, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें आप बता सकते हो। तो ऐसे आप बताते हो अपनी लोकेशन, या फिर आपको और छोटा करना है तो कंट्री की जगह आपने पहले स्टेट बताया, फिर सिटी बताया, फिर आपने अपनी लोकेलिटी हाउस नंबर बता दिया। तो ऐसे ही आप क्या कहते हैं अपनी लोकेशन को बता सकते हो ना। तो ऐसे ही हम जब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बतानी होती है तो ऐसे ही बताते हैं कि हाँ वो इस वाले शेल में है, ठीक है ना, ये वाला ऑर्बिटल है और ये उसका मूवमेंट है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक मूवमेंट M बताता है कि वो कैसे मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ द वेव फंक्शन साई ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और क्या है बेटा, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेव फंक्शन साई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेव फंक्शन साई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो लिखोगे इसमें, ठीक है ना, कि whenever electron is described as wave function we say that electron occupies that orbital, ठीक है ना। many such wave function are possible for an electron, there are many atomic orbitals in an atom, और इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं,
इन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा, वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इतना आप लिखोगे, ठीक है ना। और फिफ्थ आपकी फीचर है, फिफ्थ आपका फीचर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड बाय साई स्क्वायर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है इसका, वो क्या है बेटा, साई स्क्वायर है। तो आप लिखोगे साई स्क्वायर इज द पॉइंट, साई स्क्वायर इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, पहली बात तो ये। दूसरी बात लिखोगे आप, साई स्क्वायर इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, पहली बात तो ये पॉजिटिव। क्यों, देखो बेटा पहले मैंने मॉड ले लिया और फिर स्क्वायर भी कर दिया, तो दोनों काम किया था, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव में आएगी, या तो 0 आएगी या फिर 100% आएगी, उसके बीच में ही इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अलग अलग पॉइंट्स पे एक एटम के अंदर इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली फाइंड। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक एटम के लिए हम ये बता सकते हैं कि किस जगह पर इलेक्ट्रॉन को मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। वो तो वैसे भी आपको पता है, जो ऑर्बिटल का एरिया होगा, उसके चारों ओर ज़्यादा होगी, और जो बीच का खाली एरिया है जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जो एनर्जी लेवल में नहीं आता है, जो एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड कर रखा है हमने, उस लेवल पे क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जो एनर्जी लेवल के बीच का एरिया है, यहाँ पर आपका पता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0%, ठीक है ना। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो इसका जब बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी आप बस इतना समझ लो कि साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि क्या डेंसिटी होगी हमारे इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर फाइंड करने में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर की। तो इन तीनों के बारे में समझ में आया, लोकेशन बताने के लिए मेरे को ये बताना था। तो एन क्या होता है, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एन है वो क्या है बेटा, आपका शेल है, ठीक है ना, शेल नंबर है, ठीक है ना। सबसे पहले एन क्या है बेटा, आपका शेल नंबर है। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसको हमने के एल एम एन ऐसे डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, के एल एम एन ऐसे डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको ये किस लिए बताता है हमें, ये हमें किस लिए यूज़ होता है, शेल नंबर बताने के लिए यूज़ होता है, कौन सा शेल नंबर है, पहली बात तो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउड इन ऑर्बिटल इज गिवन बाय एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर से हम बता सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, इसमें कितने आएंगे, 4, इसमें आएंगे 9, और इसमें आएंगे 16, ठीक है ना। इन ऑर्बिटल्स यानी कि इन शेल्स में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, इन शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स आ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक ऑर्बिटल आएगा, ठीक है ना, इसमें 4 ऑर्बिटल आएंगे, इसमें 9 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एन स्क्वायर होंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। बेटा ऑर्बिटल्स के बारे में अभी हम पढ़ते जाएंगे ना आगे तो समझ में आता जाएगा। अभी मैं इसके बारे में बस ऑर्बिटल ही बताने वाला हूँ, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो पहली बात, साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज विथ एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीज। जैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, इसका साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। इसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे बढ़ते जाओगा, ठीक है ना। और एनर्जी रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिवली चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे ये और दूर जाता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ द ऑप्टिकल विल इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या किस नाम से बुलाते हैं, सब शेल्स नाम से ही बुलाते हैं कि सब शेल्स क्या होता है। अब सब शेल्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जानेंगे, उससे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, एन से छोटी होती है, ठीक है ना। एन से इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, एन से छोटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एन 1 है तो एल की वैल्यू सिर्फ 0 ही होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यानी कि जो भी वैल्यू है 0, एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 अप टू n-1, ये वैल्यू हो सकती है, पहली बात तो याद, ठीक है ना। और ये जो है
ठीक है ना। ये बताता है, एल जो बताता है कि ये बताता है कि उसकी शेप कैसे होगी, ठीक है ना, उसकी शेप कैसे होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 और 1 2 हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये n और l आपको पहले समझना है, ठीक है ना, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये तो शेल हो गया, और ये बताता है सब शेल क्या कि उसका उस जो क्या कहते हैं जो क्वांटम नंबर हमारा ऑर्बिटल शेल का है वो बताता है, ठीक है ना। तो एल जो है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, उसके अलावा उसको हम क्या कहते हैं, सब शेल या ऑर्बिटल्स नाम से भी बोलते हैं, ऑर्बिटल्स नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना, सब शेल या ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं जो हमारे पास हैं अभी, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके अलावा आप कितने भी रख सकते हो, एल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, 0 1 2 3 4 ऐसे है। तो 0 पे क्या है बेटा, एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर जी है और एच है, ठीक है ना। ऐसे ही ये वैल्यू आगे चलती जाती है। तो हमने ये 4 जो हैं, ये 4 हमने अभी तक देखने हैं, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 4 के बारे में पढ़ा जाता है, और यही 4 अभी तक हमारे पास डिस्कवर हो पाए हैं, जो भी हमारे हमारे पास जो नॉर्मल स्टेट में हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो भी आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तो सिर्फ आप एफ तक ही जाओगे, लेकिन अगर उन्हें एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो आप जी पे भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी आप 6ठे 7वें नंबर पर ले जा सकते हो, शेल पर ले जा सकते हो, लेकिन आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे। जैसे जैसे आप एनर्जी देते जाओगे वो अलग अलग नए नए शेल में जाता जाएगा, तो वो नए नए शेल में जो जाता जा रहा है वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल स्टेट की बात करोगे तो एस पी डी एफ इतने में हमारे सारे के सारे हमारे जो भी एटम्स एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनको आप इसमें सबको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी हिसाब से एस पी डी एफ के हिसाब से ही आपने एलिमेंट्स को नाम दे रखा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो उसमें आपको ऐसे 4 अलग अलग बना रखे थे, इसको बताया था जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे वो आपके डी थे, लैंथेनॉइड आर्सेनाइड एफ है, पी आपके जो है वो राइट हैंड साइड में जो 2 आपके कॉलम्स थे वो पी थे जो नॉन मेटल्स थे, और जो अल्कली मेटल अल्कली मेथड होते हैं वो एस ऑर्बिटल होते हैं। क्यों कहते हैं उन्हें एस, क्यों कहते हैं उन्हें पी, क्यों कहते हैं डी, क्यों कहते हैं एफ, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, ये हम आगे देखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ रहा है ना, इतना आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं बताना चाहूँ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, मैंने बोला 1s पे है, 1s पे है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1 और l की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो अगर मैं कुछ भी नंबर रख सकता हूँ, मैं 3f लिख लूँगा, तो मेरे को पता है n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी 3f नहीं लिख सकता, 3d लिख सकता हूँ। 3f क्यों नहीं लिख सकता, f की वैल्यू 3 हो जाएगी, और l की वैल्यू हमेशा n से कम होनी चाहिए, तो ये l की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 3d की वैल्यू कितनी है, तो मैं कोई भी नंबर लिखूँगा तो मैं बता सकता हूँ कि मैं वो लिख सकता हूँ, क्योंकि जो l की वैल्यू है वो हमेशा n से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरी चीज़ हम और जो आखिरी पार्ट चीज़ है वो हमारा क्या है बेटा, m क्या है बेटा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल नंबर, ठीक है ना, मैग्नेटिक ऑर्बिटल नंबर। ये क्या होता है बेटा, -l, ठीक है ना, -l -1 -l -2 0 1 अप टू l, ठीक है ना, अप टू l यहाँ तक चलता है, ठीक है ना, l -2 l -1 और l, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और जी जो m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ये बताता है कि ओरिएंटेशन कैसी है हमारे ऑर्बिटल की, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है हमारे ऑर्बिटल की, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर l की वैल्यू 0 है तो +0 -0 एक ही तरफ है, यानी कि एक ही तरह का स्पिन होगा इसमें, यानी कि s ऑर्बिटल में सेम एक ही तरह का स्पिन है। ऐसे p ऑर्बिटल में l की वैल्यू 0 और 1 दोनों हो सकती है, तो l ऑर्बिटल में p की वैल्यू p की वैल्यू l की में 1 है वैल्यू, तो यानी कि -1 +1 ये दोनों हो सकती है, ठीक है ना। f में क्या हो सकती है, f में होगी -2 +2, ठीक है ना, और f में क्या होगी, d में, और f में क्या होगी -3 +3, ठीक है ना। ये आपकी स्पिन्स हो सकती हैं अलग अलग उस पर, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो किसी भी सबशेल के लिए आपके पास कितने होंगे, +2l +1 इतने आपके पास क्या होंगे बेटा, 2l +1 इतने आपके पास क्या होंगे, स्पिन्स होंगे उसके सारे ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है ना, किसी भी शेल में देखोगे आप, ठीक है ना।
ठीक है ना। किसी भी सबशेल में देखोगे तो इतने स्पिन्स होंगे आपके पास, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसके पास -1 है, 1 है और 0 है, तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 होंगे इसके पास। -1 1 0, ठीक है ना। -2 +2, -2 से लेकर +2 के बीच में क्या आएगा, -1 0 +1, इसमें -2 -1 0 1 2 सारे आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारे आएंगे, तो हर एक सबशेल के पास 2l+1 के बराबर क्या होंगे, आपके मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने इन सब बातों को देखा, और एस जो है वो आपका स्पिन है। स्पिन आपका या तो इस डायरेक्शन में होगा या उल्टी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। दो डायरेक्शन है आपके पास स्पिन की, और स्पिन कैसे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी मैं इसकी अगली क्लास में बताऊंगा आपको शेल्स कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे कैसे नंबर देते हो आप, और उसके बाद उसकी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एनर्जीज़ के बारे में निकाल सकते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, और वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।